चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के पहले चैप्टर पाषाण काल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको पाषाण काल पढ़ना पड़ेगा। तो समझते हैं हम कि ये पाषाण काल है क्या है। थोड़े से डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर मैं तो उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा। देखिए, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, यह वह काल है जिस काल में लोग पत्थरों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा करते थे। यानी कि पत्थरों से बने वस्तुओं का उपयोग ये करते थे हथियार के रूप में, या फिर शेल्टर के रूप में पत्थरों को जोड़कर अपना घर बना लिया, ऐसा। तो पत्थर वाले जो समय थे उसे हम पाषाण काल कहते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा, जो धरती पे जो आज मिट्टी है यानी कि चट्टानें हैं, वो पहले पत्थर ही हुआ करती थी, वो टूटकर आज मिट्टी के रूप में बदल गई है। लाखों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने में पत्थर को। तो ये उस टाइम की बात है। आप देख सकते हैं आज से 2.5 मिलियन बीसी से लेकर 3300 बीसी, मतलब कि 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व, और अभी 2000 तो आगे अभी और आ गया है। तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3300 बीसी, मतलब 3300 बीसी तक, मतलब कह सकते हैं हम लगभग 25 लाख साल ही हो गया। तो 25 लाख साल पहले आप समझ सकते हैं कि मानव की सभ्यता कैसी रही होगी, उनका जीवन कैसा रहा होगा। तो बता दूं मैं, ये भटकते थे जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में, और उस समय कृषि भी नहीं होती थी। तो ये किस पे निर्भर थे, क्या भोजन करते थे? तो देखिए, ये एक जानवर, मतलब मनुष्य था, वो भी तो एक जानवर की तरह था, तो वो दूसरे पे निर्भर था। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, जो शक्तिशाली जानवर हैं वो दुर्बल जानवर पर निर्भर था, वो उसको मारकर उसको खा जाता था। तो मनुष्य भी क्या करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे उनको मारने के लिए, बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए, और उसे मारकर वो भोजन कर लेते थे। तो अगर हम बात करें पाषाण काल के लोगों की, तो पाषाण काल के जो लोग हैं उनका जीवन 2.5 लाख बीसी से लेकर 3300 बीसी तक रहा है। अब इतने लंबे समय को क्या एक बार में पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। एक आपका है पूरा पाषाण काल, एक है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के अंत में जब मानव ने धातु की खोज कर ली, और वो धातु था आपका कॉपर यानी कि तांबा, तो उस समय के काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो इन तीनों काल, तीनों और ये चारों काल जो हैं ये पाषाण काल के अंतर्गत ही आते हैं। मुख्यतः ये 3, ठीक है, ये तीनों काल पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। और पाषाण काल के लोगों के जीवन में जो जो सारी घटनाएं हुई, वो तीनों ही काल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उसी को हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो इन्हीं कालों के अवशेष जो हैं पूरे भारत में या पूरी दुनिया में मिले हैं। तो हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं अपने हिस्ट्री में, और अभी तो हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये पूरा पाषाण काल के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग, और नव पाषाण काल के लोग, और ये ताम्र पाषाण काल के लोग, उनका जीवन जो पूरे भारत में फैला हुआ था, वो जो फैले हुए थे भारत में, तो बिहार में किस किस जगह से उनका अवशेष मिला है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, या बीपीएससी या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में आपका जीके में क्वेश्चन बनता है कि ऐसे पूछ देगा पूरा पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस स्थल में मिले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे सबसे ज़्यादा तो ये पूछता है ना पाषाण काल, तो इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। अब समझते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को। तो पहले मैं आपको इसके तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। पूरा पाषाण काल वो काल है जब मानव सबसे ज़्यादा मतलब अज्ञानी थे, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये सबसे पहले वाले लोग हैं, पाषाण काल में भी शुरू वाले लोग हैं ये। और लगभग इस पूरे टर्म का, पूरे पीरियड का 95% समय तो इसी काल के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो, एज्यूम करो ये समय 100 साल ही है, एज्यूम करो 100 साल का समय है, तो 95 साल इसी में चला गया, 5 साल में ये दोनों हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय पूरा पाषाण काल है, कितना लंबा समय पूरा पाषाण काल का है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए वह कौन सा काल है जिस काल में मानव सभ्यता ने सबसे लंबा समय बिताया।
तब भी आप पूरा पाषाण काल लगा सकते हैं। ये हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। खैर अभी समझिए क्या है ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में अंतर ये है। पहले तो आप अंतर से पहले आप सिमिलरिटी जान लीजिए। देखिए ये और वो, ये तीनों ही एक तरह से अज्ञानी ही थे, जंगलों में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे भोजन की तलाश में। और उसमें सबसे ज़्यादा भटके हैं तो ये पूरा पाषाण काल पहले, क्योंकि इस काल में कृषि का कोई खोज नहीं हुआ था, लोग कृषि नहीं करते थे। जैसे मान लो इस जंगल में है, यहाँ पे जानवरों का शिकार किया, खा गए, खत्म हो गया जानवर तो दूसरे जंगल में चले गए, वहाँ खत्म हो गया तीसरे जंगल में चले गए, ऐसे कर करके वो घूमते रहते थे। इसे ही कहते हैं खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में भी और मध्य पाषाण काल में भी लोग खाद्य संग्राहक थे। लेकिन नव पाषाण काल में कृषि की खोज हो गई थी, जिस कारण लोग अस्थायी होना शुरू हो गए थे। जैसे कृषि की खोज होगी तो आप खुद बताइए मुझे, कृषि क्या ऐसा हो सकता है कि आज हमारा खेत यहाँ पे है, ठीक है, और हम कृषि कर रहे हैं, चलो कल दूसरे जगह जाएंगे, खेत को पैक कर लो बैग में, चलो, ऐसा हो सकता है क्या? खेत तो नहीं जा सकता है कहीं पे। और चूंकि खेत रहेगा तो वहाँ पे इनको अपना मतलब खेती में लंबा समय लगता है, वहाँ पे अपना घर बनाना पड़ेगा। इसी कारण ये लोग अस्थायी हो गए। तो इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों खाद्य संग्राहक थे, और थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये अस्थायी हो गए, मतलब ये इनकी तरह भटकते नहीं थे। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या आया? पूरा पाषाण काल के लोग जो थे बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे जानवरों का। कैसे? जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं इमेज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक जानवर है, ठीक है, ऐसे 4 पैर हैं इसके, पूंछ है, ये दुखी है क्योंकि इसका शिकार करने बहुत सारे लोग आ गए हैं। देखिए बड़े बड़े पत्थर है, ये बड़े बड़े पत्थर लेके इसको घेरे हुए हैं कि आज तो तुम्हारा बनेगा मटन नहीं, मतलब इनको मार के खा जाएंगे। ऐसा ये बड़े बड़े पत्थर लेके इस पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको मार देते थे और खा जाते थे। तो ये तो पूरा पाषाण काल के लोग हुए। लेकिन इस काल में क्या हुआ? इस काल में लोगों का जीवन तो वैसा ही था, लेकिन अब बड़े पत्थरों की जगह छोटे आकार के तेज धारदार औजार यूज करने लगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने बताऊंगा आगे फिर से। तो इस काल के लोगों का औजार छोटा हो गया, थोड़ा सा इनको नॉलेज हुआ कि अगर हम छोटे और नुकीले हथियार से वार करते हैं तो ज़्यादा चोट पहुंचता है। ये साइंस का नियम भी है, आपको पता होगा, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्षेत्रफल जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर कम एरिया होगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस पर, और ज़्यादा एरिया होगा तो कम प्रेशर पड़ेगा। आप एग्जांपल देखिए ना, आप बालू पे लेट जाइए, बालू नहीं धंसेगा, आप बालू पे खड़ा हो जाइए, धंस जाएगा। वही है, यही दिमाग इन लोगों ने लगाया कि क्यों ना नुकीली पत्थर बनाया जाए, सीधे घोंप दिया जाए, अब मरोड़ दिया जाए, खत्म, काम खत्म। ये मध्य पाषाण काल के लोगों का था। और नव पाषाण काल के लोग तो बताया है मैंने कि ये लोग अस्थायी हुए और साथ में इन लोगों ने कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि ये लोग शिकार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने शिकार करना थोड़ा सा कम कर दिया। तो उसी के अवशेष जो हैं बिहार में विभिन्न जगहों पे मिले हैं। तो हम देखते हैं कहाँ पे किस काल का अवशेष मिला है। अगर हम बिहार में पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के अधिकांश अवशेष दक्षिण बिहार में मिले हैं। कहाँ पे? दक्षिण बिहार में। जैसे मान लो ये आपका बिहार का मैप है, तो बिहार के जो दक्षिण में झारखंड सटा हुआ है, झारखंड है ना, तो इसी झारखंड से सटे हुए स्थलों पे अधिकतम क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं इस काल के। कहाँ कहाँ? तो गया, मैंने आपको बताया था, गया सबसे इधर दक्षिणतम जिला है बिहार का। वहाँ पे, वहाँ की जेठियन घाटी में क्या मिला है आपको? साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल का। मुंगेर के भीम बांध तथा पैसरा में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो आप ये दोनों जगह, इसको आप VVI कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गया और मुंगेर। ठीक है, अब देखिए भागलपुर के राजपोखर से, भागलपुर इस वाले भाग में है, तो यहाँ पे भी मिला है पूरा पाषाण काल का साक्ष्य। बांका के भालजोर में, बांका इसी के बगल में है, तो यहाँ से भी मिला है। नालंदा जो है यहाँ पे आपका, वहाँ से मिला है आपका पश्चिमी चंपारण में, नंदा में और पश्चिमी चंपारण में। एक आपका साक्ष्य पश्चिमी चंपारण से मिला है जो कि वाल्मीकि नगर से है।
नालंदा तो आप जानते हैं जहाँ पे सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, प्राचीन तो नहीं, सबसे प्राचीन तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, सबसे बृहद विश्वविद्यालय था आपका नालंदा में। तो वहाँ से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, जो कि एक वहाँ का वाल्मीकि नगर है और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी वहीं है, ये सब भूगोल में पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी में। तो पश्चिमी चंपारण से भी इसका एक साक्ष्य मिला है। तो अधिकतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, आप याद रखिएगा, दक्षिण बिहार से मिला है। अब हम बात करते हैं मिला क्या क्या है, कुछ तो मिला होगा। तो देखिए, इस काल में जो है वो मिला है आपका हस्त कुल्हाड़ी, चाकू, ठीक है, छुरी उसी को कहते हैं, खुरपी। और इन अवशेषों का उपयोग क्या करते थे, इन हथियारों का उपयोग क्या करते थे ये लोग? तो इन हथियारों का उपयोग ये करते थे कि जैसे कि शिकार करते थे, आखेट उसी को कहते हैं, शिकार को, हंटिंग करना। तो शिकार करते थे, आखेट करते थे और उसको मार के खा जाते थे। या फिर जैसे ठंड तो हमेशा से है, ठंडी के मौसम में ठंड तो लगेगी, तो ठंडी लगेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कपड़े तो थे नहीं, चलो ले लेते हैं ब्लेजर एक, ऐसा तो नहीं था। तो क्या करेंगे? तो इन्हीं जानवरों का खाल नोच कर, उखाड़ कर, हटाकर खुद ये वस्त्र पहनते थे। आप लोगों ने बचपन में स्कूल वाले किताब पढ़ा होगा, देखे नहीं थे कि एक आदमी है, उसका बड़ा बड़ा दाढ़ी है, ठीक है, ऐसा इमेज देखेंगे। एक आदमी है ऐसे करके, चेहरा ऐसे है, और इसका बड़ा बड़ा बाल है, इसका बड़ा बड़ा दाढ़ी है ऐसे करके, और दाढ़ी तो है ही बड़ा बड़ा, और इसका जो नीचे वाला भाग देखिएगा ना, तो एगो पैंट रहता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और ये क्या करता रहेगा? तो एगो ऐसे रहेगा ऐसे करके, और यहाँ पे एगो जानवर को टांगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे आग लगा हुआ है, ये इसको सेक रहा है। देखे हो ऐसा फोटो? ऐसा रहता था, हम लोग बचपन में देखे हुए थे। तो ये आपका उस टाइम के लोग थे जो इन हथियारों का उपयोग करते थे जानवर को मारने के लिए और वस्त्रों को बनाने के लिए, खाल को हटाकर। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, गया जिला के शेर घाटी से मानव आवास का साक्ष्य मिला है। देखो, अब मानव चाहे किसी भी सभ्यता का हो, वो आवास तो कहीं ना कहीं करेगा ही। आज आप घर बना लेते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, फ्लैट्स ले लेते हैं, या फिर नॉर्मल किसी न किसी घर में हम रहते हैं। उस काल में कौन सा घर बनाएंगे? न सीमेंट की खोज हुई थी, न ईंट का किसी को पता था, न कुछ पता ही नहीं था कि कैसे घर बनता है, तो कहाँ रहेंगे? तो ये लोग प्राकृतिक आवास में रहते थे। अब बोलोगे प्राकृतिक आवास क्या होता है? तो प्राकृतिक आवास उसे कहते हैं जो नेचुरल घर होता है, जैसे कि गुफा। हाँ, ये भी तो देखे होगे फोटो, पुरानी किताबों में ये भी फोटो रहता है, गुफा रहता है, एक बगल में गुफा भी रहेगा, उसके बगल में कुछ पेड़ पौधे रहेंगे, उस गुफा से एक महिला निकल रही होती है और एक आदमी वही पका रहा होता है मांस, ठीक है, और 3-4 आदमी पत्थर को तोड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो गुफा में रहते थे ये लोग, तो उसे ही कहते हैं प्राकृतिक आवास। यानी कि मानव का प्राकृतिक आवास कहाँ मिला है? शेर घाटी में। याद रखिएगा, गया जिला, मैंने पहले बता दिया, गया जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए पूरा पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ कहाँ मिले हैं। अब हम आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल के। हालांकि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य बहुत हद तक नहीं मिले हैं बिहार में, लेकिन मुंगेर में एक जगह है, वहाँ पे साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल का। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात कि मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वो पहले की अपेक्षा छोटे औजार का उपयोग करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि अब बताया था ना, छोटे औजार आसानी से जाएगा, मरोड़ देंगे, मार देंगे जानवर को। हालांकि वायलेंस नहीं करना चाहिए, सब गलत बात है, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास ऑप्शन क्या था? क्या खाएंगे? मरिए जाएंगे। इसलिए ये लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? एकदम छोटे आकार के तेज धारदार औजार बनाया, वही बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल के बिहार की किस किस स्थल पर नव पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं फिर से कि नव पाषाण काल वो काल था जब मानव पूर्ण ज्ञानी तो नहीं, मतलब, लेकिन एक हद तक समझदार हो चुका था, उनकी सभ्यता में परिवर्तन आया था, वो लोग पहले की तरह भटकते नहीं थे, और वो पहिए का खोज हो गया था, पहिया। पशुपालन भी हो चुकी थी शुरू। पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गई थी। देखा जाए तो कुत्ते को सबसे पहले मध्य पाषाण काल के लोगों ने पाला था। लेकिन अगर आप बोलोगे कि कृषि में सहयोग के दृष्टिकोण से पाला था, ऐसा नहीं था। बस
इंसान का दोस्त था कुत्ता, वो था आपका पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल की। लेकिन एक्चुअल में पशुपालन की शुरुआत हुई है तो देखा जाए तो नव पाषाण काल में, ठीक है, जिसमें लोग बृहद मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं को पाल रहे हैं, जो खेती में क्या करते थे, सहयोग करते थे। अब खेती होने लगी, लोग अस्थायी होने लगे, और क्या हुआ, तो और ये हुआ कि आग के उपयोग की जानकारी हो गई थी लोगों को। देखो एक और बात, आग की खोज भी मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं थी। लेकिन वही नव पाषाण काल की बात करोगे तो आग का उपयोग करना लोग जान गए थे। तो आग का उपयोग करना लोग जान गए थे, इसी कारण क्या हुआ, अब पका हुआ मांस खाते थे, कच्चा मांस नहीं खाते थे, तो बहुत सारे चेंजेस आए इनमें। तो अब देखो, चूंकि खेती के लिए पानी वाला, यानी कि वैसा जगह जहाँ पानी की आपूर्ति हो, वहाँ पे खेती हो सकती है, होगी ना, क्योंकि बंजर ज़मीन पे तो खेती होती नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये लोग अगर बसेंगे, मान लो अगर बसेंगे भी, अस्थायी होंगे भी, तो कहाँ पे होंगे, क्या बंजर वाले ज़मीन पे? जी नहीं, जहाँ पे नदियाँ होंगी। और ये एक सभ्यता का लक्षण भी है, कोई भी सभ्यता वहीं विकसित हुई है जहाँ नदियाँ होती है। ये सबसे बड़ा मतलब एक गूढ़ बात है जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी सभ्यता का विकास नदी के पास ही होता है। देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास हुआ है, वैदिक सभ्यता 7 नदियों के समूह के पास हुआ है ना। तो देखो, अब ये जो लोग हैं, ये नदियों के पास वाले इलाके में रहने लगे। तो बिहार में कौन से वाले भाग में रहते थे? तो बिहार में देखिए, वैशाली के चेचर नामक स्थान पर रहते थे। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, समझिए एक वीवीआई पार्ट है। चेचर नामक स्थान पर रहते थे, जो कि गंगा और गंडक दोआब के बीच में था। देखिए गंगा और ये गंडक, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये यहाँ पे नव पाषाण काल के लोग रहते थे बिहार में। ये गंडक नदी है और ये गंगा नदी, इसी बीच में रहते थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, गंगा गंडक दोआब में नव पाषाण काल के लोग रहते थे बिहार वाले भाग में। इसकी खोज हुई थी 1962 में, मतलब 1962 में इस वाले भाग की खोज हुई, यहीं से कुछ अवशेष मिले। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बिहार में और कहाँ है, तो सारण के चिरांद में और सोनपुर में, इस सारण का ही दोनों जगह है। यहाँ से आपका नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मिला क्या है, तो देखिए, नव पाषाण काल के साक्ष्य की बात करें तो अस्थि या हड्डी के उपकरण, यानी कि जो जानवर जो मार दिए जाते थे उनके हड्डियों का उपकरण भी बनाते थे, मतलब आभूषण, गहना, ज्वेलरी, ये लोग बनाते थे। इसमें एक स्टोरी भी है। स्टोरी ये है कि एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। फिर क्या हुआ, उस लड़का ने उस लड़की को प्रपोज किया। वो लड़की बोली, है तुम जैसे भिखारी के साथ कौन रहेगा? तो लड़का बोला, हम भिखारी नहीं हैं। तो बोला, प्रूफ करो भिखारी नहीं है। तो पता है क्या किया, वो लड़का गया जंगल में, 4 हिरन को मार दिया, आराम से भरपेट खाना भी खाया, और जिसका हड्डी था ना, उस हड्डी को काट खोट कर, छील छाल कर आराम से आभूषण बना के लेके आया। किसके पास? उस लड़की के पास। वो लड़की को दिया, ये लो देखो अब कितना अमीर है, ठीक है। लड़की पता है क्या बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम मुझे ये दे भी दोगे तब भी नहीं मानेंगे। अब बताओ लड़का को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वो लड़का क्या किया, उसी आभूषण से लड़की का सर फोड़ दिया और उसको मार दिया, और खुद भी मर गया। ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो देखो, सारण की चिरांद था सोनपुर से क्या मिला है, अस्थि या हड्डी का उपकरण और काले मिश्रित मृदभांड, यानी कि काले रंग के कलरफुल मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये आपका नव पाषाण काल का साक्ष्य है। और कहाँ कहाँ मिला है? पटना के मनेर से मिला है, मनेर एक पटना में जगह है, और गया के ताराडीह से, जो कि फल्गु नदी के पास है, या फिर निरंजना नदी कह सकते हैं आप, उसके पास है, वहाँ से मिला है आपका नव पाषाण काल के साक्ष्य। तो आप समझ गए क्या है ये, कैसे। अब देखिए, मैंने जैसे कि बताया था आपको, ताम्र पाषाण काल क्या है। तो नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के बाद यानी कि अंत में, जब मानव ने क्या बोलते हैं इसको, तांबे की खोज कर ली, यानी कि मानव ने जब तांबे की खोज कर ली, ये धातु की खोज की, उस धातु का पहला वाला धातु था, मेटल था तांबा, कॉपर, तो उस वाले एज को लोग कहते हैं ताम्र पाषाण काल। मतलब पत्थर का उपयोग अभी भी होता है, लेकिन तांबे धातु का उपयोग भी होता है। तो इस काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से, सोनपुर से,
ये वही चिरांद और सोनपुर है, देख रहे हो, सारण जिला का है, छपरा जिला भी कहते हैं इसको। चेचर से यानी कि वैशाली के चेचर से, राजगीर से, गया से और मनेर पटना से। तो आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन चारों में बेसिक अंतर क्या है और बिहार में कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला है इसका। वैसे अगर बात करो तो मैं हिस्ट्री की सीरीज भी लाऊंगा जिसमें मैं पूरा हिस्ट्री आपको, इंडियन हिस्ट्री डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसमें ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये जो है ना, ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें मैं आपको हर एक डिफरेंस बताऊंगा इसमें। अभी मुझे उम्मीद है कि जितना आपको बिहार के इतिहास के मद्देनजर देखा जाए तो बिहार के इतिहास के लिहाज से जितना आपको ज़रूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका पाषाण काल वाला टॉपिक खत्म हो गया।